हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। जो पिछली बार भी नहीं मिला था ना बच्चों, बूस्टर। बच्चों किसी के पास है पीडीएफ? भेजना मुझे। मिल गया बच्चों, थैंक यू।
हाँ बच्चों बताओ। नाइनटीन्थ क्वेश्चन। सर इसमें आंसर में डाउट था कि आंसर इसका 0.016 आ रहा था। बताओ बच्चों। $0.016। ठीक है ठीक है। मेथड तो आपको पता ही है ना, सीधा क्या करना है। बच्चों अपने आप ना अनम्यूट करके अच्छे से डिस्कस करते रहना सारा कुछ, ठीक है। आगे बच्चों। थर्टी नाइन्थ। Longest edge is twice its shortest edge. Ratio of maximum to minimum resistance between parallel faces. तो जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होएगी वो तो क्लियरली रो 2L अपॉन 2L नहीं 2A अपॉन AB होएगी ना, जिसमें एरिया मिनिमम बनेगा और लेंथ मैक्सिमम। और जो मिनिमम बनेगी रेजिस्टेंस वो क्या बनेगी, रो A अपॉन 2AB, जिसमें लेंथ मिनिमम और एरिया मैक्सिमम इनकी रेशियो ले लो। तो जो बी अननोन कट जाएगा। फिर इन्होंने लेकिन ना क्वेश्चन में वो दिया कि पैरेलल फेसेस आर अनइक्वल, तो अगर एक साइड बी है तो दूसरी वाली बी नहीं होगी ना। नहीं नहीं नहीं, तो उन्होंने कहा है ऑल द एजेस ऑफ अ ब्लॉक विद पैरेलल वो फेस। मतलब एक ब्लॉक है जिसके पैरेलल फेसेस हैं, मतलब क्यूबॉइड है और उसकी एजेस अनइक्वल। टीचर उन्होंने फिर ये भी है ना कि ऑल द एजेस आर अनइक्वल। हाँ तीनों एजेस अनइक्वल हैं। फिर हम सारों को नहीं मानेंगे कि सारी अनइक्वल साइड्स हैं। नहीं नहीं, फिर तो सॉल्व ही नहीं होगा। हाँ ये फिर वही डाउट था। नहीं नहीं नहीं, उनका मतलब है कि एक ब्लॉक है जिसके पैरेलल फेसेस हैं और उसकी जो एजेस हैं वो अनइक्वल हैं। इट डजंट मीन कि जितनी एजेस हैं वो सारी की सारी ये अनइक्वल हैं। यस 21st क्वेश्चन का बच्चों आंसर बताओ, ठीक है गलत है। पीछे से तो उन्होंने आंसर में थोड़ी गड़बड़ की हुई थी। अच्छा मैंने नेट से आंसर चेक किया तो आंसर सेम आ गया था नेट से, मतलब इन्होंने पीछे कुछ अलग लिखा हुआ है।
क्या आता है आंसर? I into 2mn by m square plus n square आ रहा है, 3r by 5 नहीं आ रहा। ये कुछ नहीं है। यस। ठीक है। अगला कौन सा है? 40th। फोर्टियथ क्वेश्चन में अगर रेजिस्टर ज्वाइन कर देंगे वोल्ट मीटर के पैरेलल में तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो सर्किट की है वो कम हो गई, तो एक ही रीडिंग तो इंक्रीज कर गई है ना। और वोल्ट मीटर की रीडिंग को क्या होगा बच्चों? हम कुछ कर सकते हैं कमेंट? हम ये सीधा कह सकते हैं बच्चों की कम होएगी। क्योंकि अ, देखो, जो अमीटर और वोल्ट मीटर के अक्रॉस कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल का है। अब अमीटर के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया ना, क्योंकि उसके अक्रॉस तो करंट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, तो उसके अक्रॉस कम हो जाएगा, तो इसका डी आंसर बनेगा। ये गलत है क्या पीछे बच्चों? टी दी होगा सर पीछे, ठीक ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। How much has a filament diameter decreased due to evaporation if the maintenance of previous temperature required an increase of voltage by 1%? The amount of heat transferred from filament into surrounding space is assumed to be proportional to filament surface area. थोड़ा सा लैंग्वेज में गड़बड़ है। मेंटेनेंस ऑफ प्रीवियस टेम्परेचर required an increase of voltage by 1%. Amount of heat transferred from filament into surroundings. इसमें बच्चों देखो ये है, अगर हम फिलामेंट को कुछ ऐसे सिलेंड्रिकल सा मानते हैं, इसके थ्रू कुछ करंट जा रहा है,
व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर हम वोल्टेज को 1% से बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर मेंटेन्ड रह रहा है ना। मतलब अगर हम सोचें कि ऐसी कंडीशन जब टेम्परेचर मेंटेन्ड है, वो कब हो रहा होगा कि जितना करंट से हीट जनरेट हो रही है उतना ही सराउंडिंग्स को लूज हो रही है। करंट से हीट जनरेट हुई V² बाय R की फॉर्म में लिख लेते हैं। V²/R, R बन गया ρL/πr² इज इक्वल टू जो भी सराउंडिंग से हीट लॉस हो रहा है K × 2πRL। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मली कंडीशन बनेगी। तो बच्चों लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है, मीनिंग आप समझ गए। तो मतलब अगर तो मतलब सही वोल्टेज होती तो ये कंडीशन होती। हम कह रहे हैं कि हमने उससे बेसिकली अब क्वेश्चन सिंपली ये बन गया कि वोल्टेज को अगर आपने 1% से कम किया है तो रेडियस में कितना या डायमीटर में कितने परसेंट चेंज आएगा। समझ गए? ऐसे ही किया बच्चों। ऑलराइट, 44। फिर इसमें बस डी ऑप्शन में ऊपर स्मॉल आर आना चाहिए था, कैपिटल आर की जगह। ठीक है जी। (41) current versus time graph is a sine curve. Total heat generated. तो देखो आपको आई का एक्सप्रेशन पता है कि क्या है। आई का जो आपका एक्सप्रेशन है वो कुछ इस टाइप का हो गया, आई इज इक्वल टू I0 साइन KT। मैंने के क्यों लगाया बच्चों? तो डायमेंशनली ठीक करने के लिए, है ना। इसका आंसर में गड़बड़ है। एक मिनट, स्पर्श बताओ। सर हम्म सर इसमें मेरा ये डाउट था कि जैसे इन्होंने लिखा है इज लाइक अ लूप ऑफ साइन कर्व, तो मतलब जरूरी तो नहीं है कि साइन कर्व ही मानेंगे उसको। नहीं, और क्या होगा फिर? इसका कुछ और मतलब वो कोई कॉस वगैरह नहीं फिर ले सकते। नहीं नहीं, मतलब वो तो जब मतलब वैसे भी हम सोचे ना, मतलब और कुछ करेंगे तो फिर तो उसके बारे में तो बिल्कुल ही कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। ओके सर, हाँ जी। अच्छा बच्चों, के की वैल्यू मैं वैल्यू भी निकाल सकता हूँ ना।
जो k होगा मेरा वो मतलब आप ये कंडीशन बना दो ना कि k इंटू कैपिटल T पाई होना चाहिए ना, तो इससे आपका k जो है वो पाई बाय टी आ गया। तो यहाँ से आपके आई नॉट की वैल्यू जो है वो क्या बन गई, ये साइन के इंटीग्रल क्या बनेगा बच्चों, आई नॉट इंटू ये क्या बनेगा इंटीग्रल साइन के टी डी टी फ्रॉम 0 टू पाई। तो आई नॉट की वैल्यू क्यू पाई बाय 2 कैपिटल टी आ जाती है। ये आती है बच्चों। तो नीचे 2 भी आता है। ठीक है, अब आपको दोबारा इंटीग्रेशन करनी है आई स्क्वायर आर डी टी की फ्रॉम 0 टू पाई। नीचे 8 आएगा। स्पर्श ये सीधा बता सकते थे ना कि सीधा 8 आएगा बिना सॉल्व किए, अगर आई नॉट आ गया। यस सर, हाँ जी, वो तो स्क्वायर, हाँ जी, हम्म उससे दिख रहा है। बच्चों ये आगे करेंगे हम, ये वाला केस ना एसी चैप्टर में आता है, तो मतलब उसमें भी ये सारी कैलकुलेशन हम करते हैं, तो उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पता चल जाता है। आगे बच्चों। फिफ्टी टू का आंसर बच्चों सी आ रहा है यस सर, सी आ रहा है। आगे 47 क्या आता है भाई 47 में, डी आता है। For what ratio R2 by R4 current through R3 will be 0। इसमें बच्चों ऐसा कुछ तो नहीं केस बन पाता कि मान लो सिर्फ इस लूप के अंदर करंट ऐसे फ्लो कर जाए, नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। क्यों, अगर मैं ऐसे किरचॉफ लगाऊं, नहीं एक मिनट,
मतलब एनीवेज अगर आप नॉर्मल सॉल्व करो अपना, आपको इस ब्रांच में करंट 0 पता चल गया। बन ही नहीं पाएगा ना कुछ। अगर इस ब्रांच में 0 है तो 10 वोल्ट वाले में भी 0 आ जाएगा, ऊपर वाली ब्रांच में भी करंट फिर 0 ही होगा, है ना। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे कुछ करंट आई ऐसे फ्लो कर जाए? सर हम्म। सिर्फ जैसे जो दोनों एंड है वहां पे 0 0 पोटेंशियल दिया हुआ है हम्म। सर, तो ऐसा तो हो ही सकता है कि R1 से तो करंट आ ही सकता है, उस वो क्यों 0? नहीं, ऐसा होता है ना, जो क्लोज सर्किट होता है, हमें पता है कि क्लोज सर्किट में अर्थ के अंदर तो कोई करंट नहीं जा रहा होता। इसका तो सिर्फ मीनिंग ये होता है कि रेफरेंस पोटेंशियल 0 हो गया। नहीं, अगर मैं जैसे टॉप लेफ्ट और टॉप राइट की बात करूं। अगर मैं ऊपर वाली बैटरी की बात करूं, हाँ जी। अब नीचे वाली ब्रांच में करंट 0 कह रहे हैं हम यहाँ पे, हाँ जी। ठीक है। तो फिर अगर अगर मान लो ऊपर वाली बैटरी कोई करंट भेजेगी तो वो कहाँ जाएगा करंट? नहीं, अगर जैसे वाली का जैसे टॉप मोस्ट का भी 0 है, टॉप राइट और टॉप लेफ्ट दोनों का 0 हो गया, तो अगर मैं उन बैटरी से हूं तो R1 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस वो 5 का आ नहीं जाएगा? R1 के बीच में? R1 के बीच में मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो आ ही रहा है ना सर? चलो, अगर मान लो कुछ भी कंफ्यूजन है बच्चों, मान लो अगर हम बिल्कुल सिंपल मतलब बेसिक स्टेप्स पे आ जाएं, अगर हम स्टैंडर्ड किरचॉफ लगानी शुरू कर दें। मान लो मैं कहता हूँ भाई इधर से आई करंट आ रहा है, अब यहाँ तो 0 जा रहा है, तो मान लो इधर से मैंने कहा कि ग्राउंड में आई चला गया, ठीक है। और एक वेरिएबल हमें और लेना पड़ेगा कि लेट से इस ब्रांच से x जा रहा है, तो विच वुड मीन कि यहाँ पे भी ऐसे x गया, और इधर जा रहा है i माइनस एक्स, एंड ये इधर से करंट आई आ गया। सबसे पहले बच्चों ये बताओ, ऐसे बन सकता है लूप? मतलब ये करंट की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ठीक बनाई है?
है ना? सर हाँ, अब जैसे अगर अर्थ में जैसे लेफ्ट साइड से आई जाए तो ऊपर से आई आना जरूरी है, कुछ और वैल्यू नहीं आ सकती? नहीं, जो नीचे वाली ब्रांच है उसमें तो करंट भेज ही नहीं सकते ना हम, नीचे वाली ब्रांच में तो करंट 0 है। तो नीचे जो अर्थ में जा रहा है आई, जो आपने लेफ्ट लेफ्ट साइड से दिखाया है। वो तो किरचॉफ से दिखाया ना। अगर इस जंक्शन पे कैसे बैलेंस करोगे आप करंट? अगर ऊपर से आई आ रहा है, राइट को 0 जा रहा है, तो नीचे में नहीं तो सर, मैं कह रहा हूँ कि नीचे आई जा रहा है, वो तो बात ठीक है, जो राइट साइड से आई ऊपर आ रहा है। नहीं, वो भी तो किरचॉफ से ही आ रहा है। वो तो हमने जो एक्स वेरिएबल लिया उसके हिसाब से यहाँ पे आई आ रहा है, देखो इस जंक्शन पे देखो। ओके सर, फिर हाँ जो जी। टॉप टॉप वाली ब्रांच है उसमें जो i माइनस एक्स वाली ब्रांच है उसमें तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, और दूसरी वाले में रेजिस्टेंस है, फिर कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? ऐसे मैंने तो हर जंक्शन पे वो किया है, बस जंक्शन लॉ लगाया है। सर यस, उसके बाद उसके बाद मतलब किरचॉफ तो हम लगा ही सकते हैं, मतलब वोल्टेज लॉ जो है। तो उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, दैट विल बी अ सेपरेट थिंग, बट हम अप्लाई तो कर ही सकते हैं। वैसे देखना एक बार किरचॉफ अप्लाई करके क्या बनता है। तो वो तो देखो, अगर आप इस रेशियो को लोगे तो नेगेटिव आ रही है ना, R2/R4।
तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। आया समझ? ओके, आगे बच्चों। Hmm, 42. At what value of resistance Rx, so the thermal power generated in it will be practically independent of small variations of that resistance. The voltage between points A and B is supposed to be constant. तो इसमें आप क्या करोगे? आप इस रेजिस्टेंस को, अननोन को कुछ भी x मान लो, तो आप उसके अक्रॉस पावर निकाल लोगे, है ना? तो हाँ, तो बेसिकली आपको क्या कंडीशन लगानी है कि dp by dRx is 0. समझ गए ना कि पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ Rx करना। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन 48 डी पार्ट, equivalent resistance in ohms between end points of 5 ohm resistor. तो ये सारे पैरेलल में बन गए, है ना? 10 बीच वाली ब्रांच का, 3 उससे अगली ब्रांच का, 5 राइट वाली ब्रांच का, 3 और इसका खुद का 5। हाँ, बस सिर्फ रेजिस्टर्स को देखो और कुछ नहीं देखना। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऑल्दो मतलब उतना अच्छा नहीं क्वेश्चन बना हुआ कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, इसका मतलब कि अब आप सिर्फ रेजिस्टर्स मानो और कुछ नहीं है। ठीक है, बैटरीज का कोई रोल नहीं है कि अब आपने जो करंट भेजना है वो इन दो एंड पॉइंट्स के अक्रॉस भेजना है। हाँ बच्चों, लेवल 2। तो साहिल फिर 6th हुआ नहीं? जिस मेथड से आपने बताया था ना, उससे मतलब आंसर तो सही आ रहा था, लेकिन उससे हम इंटरनल प्रेशर को भी ना वो P0 + mg/a मान रहे थे। तो और इंटरनल प्रेशर गैस का सेम है, तो गैस तो पिस्टन पे कुछ फोर्स लगनी चाहिए नहीं, तो जिससे dv/dt 0 होना चाहिए। बट अगर हम उसी को एक और बार डिफरेंशिएट करें तो dv/dt नॉन जीरो आ रहा है, तो वो हो रहा था इस क्वेश्चन में।
नहीं जैसे जो मैंने आपको भेजा था, यस सर। तो इसमें हम लिख सकते हैं PV इक्वल टू NRT। ठीक है, तो P इंटू V बन गया किसी भी टाइम पे AX, मतलब इसको X बोल दिया। तो ये NRT। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे, इसमें क्या किया हमने? तो हमने अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। या हाँ, हाँ, P तो कांस्टेंट है। जैसे तो हमने मतलब जैसे पीछे आंसर गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हमने पी इंटरनल पी नॉट प्लस एम जी बाई ए लिया है, जो कि बाहर से पिस्टन पे जो फोर्स लग गया बाहर से। और मतलब अगर हमने इंटरनल प्रेशर भी वही लिया है तो मतलब अ, अंदर तो प्रेशर कांस्टेंट है तो पिस्टन पे कुछ फोर्स लगनी नहीं चाहिए, तो उससे डी वी बाई डी टी जीरो आना चाहिए। आप ये कह रहे हो कि भाई इसका जो आंसर आता है वो मतलब ये dt बाई dt तो निकल आया, ये V है। आप ये कह रहे हो कि इसका आंसर तब आता है कि अगर मैं P को P नॉट प्लस mg बाई a पुट कर रहा हूँ, राइट? यस। तो बच्चों समझो सिचुएशन, है ना, कि इसका आंसर तब आता है अगर मैं P को P नॉट प्लस mg बाई a पुट करता हूँ। अगर हम P को P नॉट प्लस mg बाई a पुट कर रहे हैं, इसका मीनिंग तो ये हो गया कि जो पिस्टन है उस पे नेट फोर्स 0 है। तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी सा नहीं हो गया? एक बार सोचो।
हाँ बच्चों, क्या लग रहा है? कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ इनिशियल प्रेशर मेंशन्ड होना चाहिए था। अगर कुछ भी इनिशियल प्रेशर मेंशन्ड होता जिसको हम यहाँ पी में सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, फिर तो काम बन जाता है ना, फिर सारा कुछ ठीक हो जाता। बट इसको हम पी नॉट प्लस एम जी बाई ए अगर डालते हैं, देन देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। यस, मतलब थोड़ी क्वेश्चन की फ्रेमिंग गड़बड़ है। सारे समझ गए बात बच्चों? हम्म। ये बच्चों जो सेवेंथ क्वेश्चन है ना, ये बच्चों वैसे तो इरोडोव का है। इसमें जो मेथड यूज होता है ना, मतलब इसमें सुपरपोजिशन का एक कंसेप्ट यूज होता है विच गोज बियॉन्ड आवर स्कोप। मतलब अगर मैं अब आपको बताऊंगा ना, तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ऑनलाइन सर्च करोगे, तो जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं वो बहुत धक्के से लोगों ने आंसर निकाला हुआ है, बस कि भाई आंसर पता है तो जबरदस्ती निकाल दो किसी भी तरीके से। तो इसको ना बस इस पर्टिकुलर केस को याद रख लो, वो कंसेप्ट गोज बियॉन्ड आवर स्कोप। नाइन्थ क्वेश्चन, एन नॉट इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो गैस है बीच में, उस गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ एक तरह से उसको हिट कर रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स को, और उनको आयनाइज कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि हर इलेक्ट्रॉन अल्फा न्यू इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर रहा है along a unit length of its path। तो इसका मतलब कि भाई अगर हमने x
डिस्टेंस पे देखें, मान लो एक इलेक्ट्रॉन एक्स ट्रैवल कर चुका है, तो dx लेंथ के अंदर कितने नए इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए? अल्फा dx, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है E. This is the charge created in dx length by one electron, और ऐसे n Uh-huh. I'm sorry, I can't do that for you. आगे क्या करेंगे? ऑप्शन है बच्चों, ये तो दिख रहा है कि उन्होंने किसी तरीके से इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स बनाया, बट की कोई सेंस नहीं बन रही। एक इन्होंने ये भी लिख दिया कि neglecting ionization of gas molecules by formed ions. अच्छा, अच्छा, तो बच्चों एक फर्क है थोड़ा। बेसिकली हमें इस तरीके से लेना है, जो मैंने लिखा था, मैंने तो ऐसे लिख दिया कि जो ओरिजिनल एन नॉट इलेक्ट्रॉन्स हैं, कि भाई बस उन्होंने कितने को आयनाइज किया। लेकिन मतलब जो सिचुएशन होएगी वो बच्चों क्या हो रहा है कि जैसे जो एन नॉट इलेक्ट्रॉन्स हैं
इनिशियली जब उन्होंने मूव किया, उन्होंने कुछ आयंस को आयनाइज कर दिया, तो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। वो जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए वो फर्दर आगे बढ़ते हुए और इलेक्ट्रॉन्स को भी आयनाइज करेंगे एंड सो ऑन, तो वो बढ़ता जा रहा है। बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ इनिशियल वाले एन नॉट हैं इलेक्ट्रॉन्स वही आयनाइज कर रहे हैं, मतलब इट इज लाइक अ चेन रिएक्शन सॉर्ट ऑफ थिंग, कि जो इनिशियल एन नॉट थे उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को आयनाइज किया, अब इनिशियल वाले तो हैं ही, साथ में जो और एक्स्ट्रा हो गए आयनाइज आगे वो भी उनको आयनाइज करेंगे। मतलब जैसे मैंने एक्स पे दिखाया है जो, तो तो एक्स डिस्टेंस पर जितने भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस एक्स डिस्टेंस के अंदर थे, वो सब आयनाइज हो गए होंगे, है ना? सिचुएशन समझ रहे हो बच्चों? उसके हिसाब से कोशिश करो डिफरेंशियल बनाने की, कैसे बनाओगे? हाँ जी बच्चों।
तो इसमें बच्चों इस तरह से कुछ सोचते हैं, मतलब आप बताओ कि ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इसमें गड़बड़ क्या है, कहाँ पे? एन नॉट में, है ना? तो हम कहते हैं कि मान लो एक्स डिस्टेंस तक कुछ चार्ज क्यू है जो इकट्ठा हो गया, ना? अगर मतलब एक्स डिस्टेंस तक क्यू मत बोलो, एन बोल दो, कि एक्स डिस्टेंस तक टोटल एन इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए हैं। तो अब एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे? एन अल्फा डी एक्स, है ना? तो जो एक्स्ट्रा क्रिएट हुए इलेक्ट्रॉन्स डीएन, वो बन गया एन अल्फा डी एक्स। अब सही बन जाएगा। ये समझ आया बच्चों कैसे लिखा मैंने? हम क्या कहना चाह रहे हैं कि x डिस्टेंस तक n बने हैं, तो फर्दर dx डिस्टेंस में और कितने एक्स्ट्रा आ जाएंगे? तो अब ये बन गया dn बाय n इज इक्वल टू अल्फा dx। तो हमें ये पता है कि x इक्वल टू 0 पे n नॉट है, तो इससे हम ये निकाल देंगे कि x इक्वल टू d पे कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। समझ आया बच्चों? और इसको चार्ज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द ऑप्शंस इज कि बेसिकली चार्ज ही बताया है, करंट भी नहीं बताया, है ना? और एनीवेज टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दी हुई। तो क्वेश्चन ठीक है, बस यहाँ करंट की जगह हम चार्ज कर देंगे। तो ये मुझे बी ऑप्शन लग रही है बच्चों, ना? बी बन जाएगा ये। अच्छा, ठीक है ठीक है, एन नॉट इज इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, बस फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपने आप करंट की फॉर्म में ही आएगा। हाँ जी बच्चों, समझ आ गया क्वेश्चन? ओके, चलो आगे। ट्वेल्थ का आंसर क्या बनता है बच्चों? सी आ रहा था इसका। अच्छा, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ एक बार, ये ठीक लग रहा है मुझे क्वेश्चन। बेसिकली हमें दो डिवाइसेस दिए हुए हैं, दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें हमें दिख रहा है कि वो कुछ ऐसा है कि उसमें 10 वोल्ट तक तो जो रेजिस्टेंस है वो 10 है ना?
और उसके बाद बियॉन्ड 10 वोल्ट्स आप देख पा रहे हो कि जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो गई। ऐसे ही जो दूसरे वाला एलिमेंट है उसकी कुछ 10 तक तो अजीब सी है, मतलब हम एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, बट 10 के बाद हमें दिख रहा है कि उसकी रेजिस्टेंस 0 ही होगी। सर यस, पहले वाले ग्राफ में करंट कांस्टेंट हो गया तो V प्रोपोर्शनल टू I नहीं आ जाएगा, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला केस में इनफिनिट तो नहीं आएगी रेजिस्टेंस। नहीं मतलब हाँ, अब आप जितनी मर्जी वोल्टेज बढ़ाई जा रहे हो उसमें उतना ही करंट पास कर रहा है। नहीं तो सर उसके प्रोपोर्शनल बढ़ेगी ना फिर रेजिस्टेंस भी। एक मिनट लिख के देख लेते हैं। हाँ मतलब आई इज वी बाय आर, तो हम कह रहे हैं आई कांस्टेंट है, तो वो कैसे होगा जब जितनी वोल्टेज बढ़ी उतनी रेजिस्टेंस बढ़ी, है ना। तो मतलब ये एक तरह से अब वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गई V/10। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई। इनफाइनाइट नहीं होगी, मतलब इनफाइनाइट फाइनली जाके हो जाएगी, पहले तो नहीं होगी। तो अब भाई हमने इन दोनों डिवाइसेस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। उसके सेकंड वाली केस में भी फिर हम जीरो नहीं लिखेंगे ना। सेकंड वाले केस में भी अब हम क्या कह रहे हैं कि करंट इनफाइनाइट हो गया। सेकंड में तो जैसे ही 10 के बियॉन्ड किया तो करंट इनफाइनाइट हो गया, तो वहां तो रेजिस्टेंस 0 ही बोलना पड़ेगा। ओके, अब इसके बेसिस पे अगर हम ग्राफ सोचें, जब हमने उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो बच्चों जब तक तो
मतलब जब तक तो टोटल वोल्टेज ही 10 है तब तक तो बिल्कुल ही कुछ सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि तब तक तो डेफिनेटली मतलब दोनों ही तरफ से कुछ ना कुछ मतलब फाइनाइट रेजिस्टेंस ही आ रही है ना। मतलब जब टोटल ही वोल्टेज 10 है तो इंडिविजुअल के अक्रॉस 10 से तो कमी होएगी, और उससे हम ये कह सकते हैं कि भाई दोनों की कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस ही रहेगी। एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब जैसे ऑप्शंस में जिस तरह से ऐसे दिया हुआ है ना कि 20 के बाद चेंज आया, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस 20 अप्लाई किया है तो दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस 10 10 ही होगा? वो हम कह सकते हैं क्योंकि हाँ यस, वो बहुत अच्छा तरीका देखने का यही है जिससे मतलब एकदम आंसर आ जाता है। यस गुरु साहिब, कि भाई कुछ भी हो जाए, जब आपका पी वाला एलिमेंट लगा हुआ है, पी वाले एलिमेंट ने ये तो इंश्योर कर ही दिया ना कि उसके अक्रॉस जो करंट है वो 10 तो एक 1 से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता ना। तो जब आपने पी को लगा दिया सर्किट में, तो इसका मतलब आपके सर्किट का करंट 1 से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो उससे सीधा ही पता चल रहा है आपको कि आपका आंसर तो सी ही आएगा। समझ आया बच्चों ये? तो एग्जैक्ट ग्राफ की शेप तो हम नहीं बता सकते थे, क्योंकि हमारे को कौन सा सेकंड केस में पता है कि वो क्या नेचर है। बट हाँ, ये तो पक्का है कि करंट 1 से ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी। हाँ स्पर्श बोलो। सर अगर मुझे जैसे सी अगर प्रॉपर भी बनाना हो
तो जो बी ग्राफ का मतलब ये नहीं है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अब मेरा कांस्टेंट हो गया, उसका मतलब करंट इनफाइनाइट तो नहीं कह सकते। वो तो अगर करंट मेरा 2 होगा उस हिसाब से रेजिस्टेंस मेरी ऐसे 10/5 आ जाएगी। नहीं, सेकंड ग्राफ ये कह रहा है ना कि जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस को 10 किया, उसके बाद अब आप करंट को जितना मर्जी करते जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ जी, हम्म। यस। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस 0 क्यों ले रहे हैं हम? करंट इनफाइनाइट हो गया ना आपका 10 पोटेंशियल डिफरेंस पे। इनफाइनाइट नहीं है ना, वही चीज है। तो इसके यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, तो उसका जो वो है 10 वैल्यू वो फिक्स होगी। करंट की वैल्यू तो अभी वो ग्राफ चल रहा है ना, वो तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, तो उससे हिसाब से मेरी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। नहीं, आपका करंट ऐसे जा रहा है ना ऊपर। हाँ जी। तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अब आप करंट को जो मर्जी कर दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, 10 ही रहेगा। हाँ। तो फिर हम इन दोनों चीजों से सी एग्जैक्ट नहीं बना सकते। नहीं, मेरा मतलब था एग्जैक्ट का कि आपको ये जो कर्व है, आप इसकी नेचर तो नहीं बता सकते ना एग्जैक्ट कि रेड की क्या नेचर होएगी, मतलब एक्सपोनेंशियल है या पैराबोलिक है या क्या है। हाँ जी, नेचर नहीं बता सकते। यस सर, हाँ जी। हाँ। अच्छा, ओके। आगे बचो। फर्स्ट क्वेश्चन, find the time dependence of conductor's temperature T, assuming the thermal power dissipated into surrounding space to vary as Qt minus T naught. तो 21st क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या होगा कि किसी भी इंस्टेंट पे जो तो पावर जनरेट हो रही है वो हो रही है v²/r, जो डिसिपेट हो रही है वो हो रही है kt minus t naught. So this is the net power which is being absorbed. तो ये किसके इक्वल होएगी? p dt/dt. राइट बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर लो, आंसर बन जाएगा। Sixteenth question. सिक्सटींथ क्वेश्चन है बच्चों, ये कंसेप्ट यूज हो जाएगा कि मतलब क्योंकि इनफाइनाइट है तो जो रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है
वही रेजिस्टेंस सी और डी के में होगी नीचे की तरफ। राइट, बस उससे हो जाएगा। सेवनटीन्थ क्वेश्चन, ये अगर हमें ए बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है तो ये तो बीट स्टोन ही बन गया ना, राइट साइड वाला। है ना बच्चों? ये 1.5/6 इज इक्वल टू 1/4, तो ये तो सीधा ही सॉल्व हो जाएगा। अब अगर हम सोचते हैं बिटवीन बी एंड सी, यहाँ कुछ नहीं बन रहा है ना, इसको तो पूरा किरचॉफ लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही सी डी भी पूरा ही सॉल्व होगा किरचॉफ लेके, है ना बच्चों? कोई और मेथड तो नहीं देख पाएगा? एक्चुअली बच्चों क्या होता है, ये जो क्वेश्चन दिया है ना इन्होंने, वैसे ये जो लिखा है ना फॉर्मिंग अ डेल्टा एंड फॉर्मिंग अ स्टार, तो ये मतलब आप कह लो कि यूनिवर्सिटी लेवल फिजिक्स में जाके एक कंसेप्ट होता है, एक स्टार स्टार डेल्टा कन्वर्जन उसको कुछ कहते हैं, ये दिया उसके बेसिस पे हुआ है, बट वी आर नॉट सपोज टू नो दैट। मतलब वो भी एक टेक्निक होती है, एडवांस टेक्निक है सॉल्व करने के लिए। आगे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों जैसे आप ये आर लेंथ पे जो एक एलिमेंट लोगे, इसकी आप रेजिस्टेंस लिख सकते हो, और ऐसे सारे के सारे एलिमेंट्स, ये जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट्स हो गए, ये सारे के सारे पैरेलल में होंगे, ठीक है? तो उसका रिजल्टेंट ले लेना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ अप्लाई किया ना हमने, तो जो एंड पॉइंट्स हैं वो मतलब सारे के सारे एंड पॉइंट्स पैरेलल में आ जाएंगे ना। आगे बच्चों, सर हाँ जी, सर इसकी फिर पैरेलल में इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसको रेसिप्रोकल लेके? हम्म, रेसिप्रोकल लेके ऐड करोगे ना।
हाँ जी 24th क्वेश्चन। -23 तो हो गया ना, वो तो सीधा ई निकल आया -dv/dx। Volume density of space charge as a function of x. और फिर पूछा है करंट डेंसिटी। Two large parallel plates. तो इसका क्या तरीका बन सकता है? जैसे बच्चों मान लो मैंने x डिस्टेंस पे एक ये छोटी सी थिकनेस ली dx, ठीक है। मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E, और इसके आगे x प्लस dx पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो गई E प्लस डी। तो बच्चों इसकी फ्लक्स क्या बन गई? देखो आप कैसे लिखोगे। क्या बच्चों ये फ्लक्स बन गई? हाँ 23 में वो नेगेटिव आना चाहिए बच्चों, है ना। कौन सा आंसर है? सी, तो इसके आगे नेगेटिव लगा दो। हाँ जी, ये बच्चों फ्लक्स समझ आई कैसे लिखी? राइट साइड पे तो पॉजिटिव बन जाएगी E प्लस डी इंटू ए, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव बन जाएगी -E इंटू ए, तो वो डी ई इंटू ए बन जाएगा। अब ये फ्लक्स क्या होनी चाहिए बच्चों? चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज इंक्लोज कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लेट्स से रो, इंटू एरिया इंटू dx अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपकी चार्ज डेंसिटी क्या बन गई? देखो ए कट गया बच्चों, वो अननोन ही था, एप्सिलॉन नॉट डी ई बाय डी एक्स। इसमें भी साइन का चक्कर पड़ रहा है ना, जब इसको करेंगे सॉल्व उल्टा आएगा। जब डी बाई डी एक्स करेंगे, नहीं ठीक है, डी बाई डी एक्स करेंगे तो वो माइनस में ही आएगा, तो सी बन जाएगा ना बच्चों। ये अच्छा है ना बच्चों कंसेप्ट, ये फर्स्ट टाइम किया है हमने ऐसा कुछ कि कैसे डी बाई डी एक्स बन गया।
बट हिंट मिल रहा था, देखो क्वेश्चन पढ़ के, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, जैसे ऑप्शंस में एकदम मुझे एप्सिलॉन दिखा, चार्ज की बात कर रहे हैं, फील्ड गिवन है ना, तो एकदम माइंड में आता है कि गॉस लॉ ही होगा। अब उससे अगला, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कैसे बनाई जा सकती है? अच्छा बच्चों, मतलब इसका सोचते हैं। आपने देखा बच्चों, आज हमने मतलब दो जगह एक टाइप की एक ऐसी टेक्निक यूज की है ना, कि जैसे हमने पहले भी कहा था कि एक जगह चार्ज क्यू है तो उसके थोड़ा सा आगे क्यू प्लस डी क्यू है ना। इसमें भी ऐसा ही था कि एक जगह ई है, उसके जस्ट आगे ई प्लस डी है। तो ये टेक्निक हम कब यूज करते हैं, मतलब जब वेरिएबल्स हैं, है ना, कि भाई क्वांटिटी वेरी कर रही है, तो यू कैन ऑलवेज राइट दिस कि हाँ एक जगह एक्स, उसके आगे एक्स प्लस डी एक्स, तो बिल्कुल वैसी चीज ही है। करंट डेंसिटी कैसे बनाई जाए? सोचो बच्चों। मैं भी सोच रहा हूँ। मुझे ये ऑप्शंस देख के मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, कहीं कुछ
ऐसा तो नहीं किया हुआ कि J इज इक्वल टू NEVD और VD को ये पुट किया हो? या मतलब ये या 2 का फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया था वो जनरली दिया होता है। देखना बच्चा, but the answer is independent of x, है ना? सोचो अगर हम इस तरह सोचें, किसी भी x डिस्टेंस पे जो q हुआ वो हुआ रो ए डी एक्स, और i हो गया डी क्यू बाई डी टी, तो वो बन गया रो ए डी एक्स बाई डी टी जो कि बन गया रो ए वी, तो j बन गया रो इंटू वी। अब v निकालने के लिए, किसी भी x डिस्टेंस पे v निकालने के लिए हम वो इंटीग्रेट कर दें इसको, यदि अभी हुआ इनिशियल वेलोसिटी इज नेग्लिजिबल, तो हम मतलब वो एनर्जी वाला लगा दें कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब इंटीग्रेट क्यों, बस पोटेंशियल का डिफरेंस ही लेना है हमें, तो मतलब कैन आई राइट हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए एक्स 4/3। हाँ, इधर से v आ गया, इसको उधर नीचे सब्स्टिट्यूट करो, देखो बच्चों बनता है कुछ।
तो जो मैं पहले कह रहा था वो तो नहीं किया हुआ, और वो करना भी नहीं था, है ना, मुझे वही देखना था, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड कंडक्टर के लिए होता है ई बाय एम, तो ऐसे कोई स्पेशल केस के लिए तो हम लगा ही नहीं सकते। बन गया बच्चों? तो आ रहा है उससे सीम्स। तो ये अच्छा बन गया पैसेज, है ना? और बताओ बच्चों, और कोई क्वेश्चन? ट्वेंटी नाइन्थ का आंसर बच्चों ए आता है। 29 में मीटर बिच की दूसरी रेजिस्टेंस भी नहीं गिवन होती, वो निकाल नहीं सकते हम। और मतलब उनको 1:1 मिलियन पे आंसर आता है। The wire AB of a meter bridge changes. मतलब लैंग्वेज गड़बड़ है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल हो, है ना, जो दो पार्ट्स हैं। ठीक है। ओके, तो ठीक है बच्चों, डन फिर। ये बच्चों आपने देखा होगा, ये ऊपर वाले जो क्वेश्चन है ये वही है जो मैंने आपको क्लास में दिया था ना, फोर्स निकालने वाला। चलो ठीक है, ठीक है।
गुरसाहिल वो नेक्स्ट टाइम पूछना है ना, मुझे अभी कहीं जाना है। ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।